हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर प्रस्तुत हूं आप लोगों के सामने एक नई क्लास के साथ। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की हम इसमें चर्चा करेंगे, यानी कि पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। एक क्वेश्चंस डायरेक्ट इनके जो ये टाइटल है इसी से बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं हमारे जीन पियाजे हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। यदि हम जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी और वहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, यानी कि संज्ञानात्मक यानी की बात करें, संज्ञान क्या होता है, यानी कि संज्ञान हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे सोचने, विचारने, हमारे कार्य करने के ढंग को प्रस्तुत करता है। तो जीन पियाजे का यही कहना है कि किसी भी बालक का जो विकास होता है उसके मस्तिष्क से होता है, यानी कि उसके कॉग्निटिव से उसका विकास होता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास होता है और वो अपनी वो चीज़ों को समझने लगता है और अपनी अवधारणाओं का निर्माण कर पाता है। अजीम प्याजे कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योर होते हैं, वैसे ही वैसे वस्तुओं के बारे में अपने कंसेप्ट को बनाने लगते हैं। जैसे कि आप, मैं, हम भी कभी छोटे थे। हम जैसे जैसे बड़े होते गए हम चीज़ों को जानते गए। हमने चीज़ों को जाना तो उसी के अकॉर्डिंग अपने नज़रिए को नज़रिए के आधार पर उन चीज़ों को पहचाना, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट का निर्माण किया, अपने कॉन्सेप्ट का डेवलप किया। तो उनका यही कहना है कि बालक जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को वो स्वयं बना लेते हैं, वो चीज़ों के बारे में स्वयं जान पाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट का निर्माण कर पाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का जो नज़रिया होता है सोचने का वो डिफरेंट होता है। अपने नज़रिए के आधार पर ही व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट को बना पाता है। उसी प्रकार बालक भी जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है बच्चों के लिए, कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, टेट वगैरह में पूछ लेता है कि किसने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है या फिर लिटिल साइंटिस्ट कहा है। और ये स्टेटमेंट के तौर पर भी क्वेश्चंस आपसे सीटेट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार के जितने भी पॉइंट हैं मैंने उनको यहाँ पर लिया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, अपने सिद्धांतों का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि यानी कि बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं। अपनी नॉलेज का वो जो है खुद निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने सिद्धांतों का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, यानी कि एक्टिव कंसलेटर होते हैं। बालक कैसे सीखते हैं? सक्रिय रूप से सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यदि हम बात करें इन सारे पॉइंट्स की, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन यानी कि बैलेंस। जो भी बालक है, जो भी बच्चा है, जब वो कोई नया नॉलेज गेन करता है तो अपने पुराने नॉलेज के साथ वो क्या करता है, एक संतुलन बना पाता है, यानी कि उसको संतुलित कर पाता है। यानी कि जो भी ज्ञान वो ले रहा है, ज्ञान वो ग्रहण कर रहा है, उसमें संतुलन बना पाना, संतुलित कर पाना उस चीज को, उसमें समायोजन कर पाना अपने आप को। तो इसके दो पॉइंट है हमारे जिन प्याजी जी ने बताए हैं। सबसे पहले है अनुकूलन और दूसरा हमारा है संगठन। अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन, यानी कि कैसा भी इन्वायरमेंट है उसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, यानी कि कैसा भी वातावरण है, बालक कहीं भी जन्म लेता है, किसी भी फैमिली में जन्म लेता है, किसी भी धर्म में जन्म लेता है, तो वो बालक वहाँ पर
अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, यानी कि अपने आप को अनुकूलित कर पाता है, चीज़ों को अडॉप्ट कर पाता है। और संगठन क्या होता है? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइज करना, यानी कि जो भी नॉलेज वो गेन कर रहा है अपने आसपास के वातावरण से, उसको संगठित कर पाता है। संगठित, ऑर्गेनाइज यानी कि उनको क्रम वाइज से उसको संगठित कर पाता है, यानी कि जब उसे ज़रूरत हो उस नॉलेज को वो अ, निकाल कर उसका यूज़ कर पाए। संगठन यही होता है, यानी कि उसका संगठित करना, किसी भी नॉलेज को अच्छे से संगठित कर पाना। आगे हम देखेंगे, अगर हम अडेप्टेशन की बात करें, अनुकूलन, अनुकूलन के अंतर्गत आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन, ये दो बिंदु आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि आत्मसात करना क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार, या फिर समायोजन एकोमोडेशन क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आत्मसात करना या फिर एसिमिलेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत कोई भी बालक है वो ओल्ड ओल्ड जो भी नॉलेज है और प्लस न्यू नॉलेज, यानी कि जो भी उसने पहले से उसने सीख रखा है, यानी कि पहले से जिन चीज़ों को वो जानता है, और प्लस जो नई चीज़ों को वो सीख रहा है, यानी कि नई चीज़ों को जान रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन क्या होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, कि कोई बालक किसी भी ज्ञान को कैसे एसिमिलेट कर पाता है, यानी कि आत्मसात करता है। मान लीजिए कोई बालक है, वो कोई छोटा बच्चा है, वो एक काले कुत्ते को देखता है, ब्लैक कलर का डॉग है, उसको देखता है। वो देख रहा है कि वो कुत्ते, उसकी चार टांगे हैं, एक पूंछ है, दो कान है, और वो भौं भौं करके बोलता है। इस प्रकार उसने किसी कुत्ते को देखा, उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये कुत्ता है, वो भौंक रहा है, वो कुत्ता है। तो बालक, जो बच्चे के अंदर है, एक तरीके का ये ज्ञान आ गया कि कोई भी चार जिसके पैर होंगे, एक पूंछ होगी और दो कान होंगे, आंखें होंगी, और भौं भौं करके आवाज निकालेगा, वो क्या है? वो कुत्ता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया? उसको एसिमिलेट कर लिया उसे, उसने किसी प्रकार का चेंज नहीं। वहीं अब दूसरे दिन वो एक बकरी को देखता है, बकरी को देखता है, और उस वो भी काले कलर की है, उसके भी चार पैर हैं, एक पूंछ है, दो कान है। तो उसको देखकर वो ये अवधारणा बना लेता है कि ये कुत्ता है। बकरी को देखकर वो अवधारणा बना पा रहा है, मतलब वो इस चीज को एसिमिलेट कर पा रहा है कि ये कुत्ता है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है ओल्ड प्लस न्यू ज्ञान, नो चेंज, यानी कि उसने जो पहले सीखा, साथ में जो नया सीख रहा है, उसमें चेंजेस कर पा रहा है। यहाँ पर बालक जो कुत्ता और बकरी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पा रहा है, वो उसको वैसे ही आत्मसात कर पा रहा है, उसको वैसे ही एसिमिलेट कर पा रहा है कि एक काले कलर का जो कोई जानवर है जिसके चार पैर, एक पूंछ, दो आंखें और दो कान हैं, तो वो क्या है? वो कुत्ता है। चाहे वो बकरी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उसी तरीके की है तो वो कुत्ता है, यानी कि चार टांग वाला कोई भी जानवर है वो कुत्ता है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसको वैसे ही ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जब बालक दोनों को देख रहा है, परंतु जब कुत्ता भौंकता है और बकरी बोलती है, यानी कि कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी में बोलती है, तो बालक इसमें कंफ्यूज होता है। वो जान जाता है कि नहीं, ये अलग है, यानी कि ये जानवर अलग है और ये जानवर अलग है। तब उसकी मम्मा बताती है कि ये कुत्ता है और ये बकरी है। तो इस प्रकार क्या कर रहा है? उसमें चेंज कर रहा है कि मतलब हर वो जानवर जिसके चार पैर, एक पूंछ, दो कान है, वो केवल कुत्ता नहीं हो सकता होता है, बल्कि वो बकरी भी हो सकता है, फिर अन्य कोई जानवर हो सकता है जो काले रंग का है, अन्य जानवर हो सकता है। यानी कि यहाँ पर उसने क्या किया? चीजों को चेंज किया, अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा, परंतु चेंज किया। और मतलब यहाँ पर उसने समायोजन किया, एकोमोडेशन किया। और एसिमिलेशन में क्या कर रहा है? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ तो रहा है, नए ज्ञान को ले तो रहा है, लेकिन विदाउट एनी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पा रहा है वो, उसको वैसे ही आत्मसात कर पा रहा है। यानी कि आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में अंतर समझ में आया होगा कि यहाँ पर नो चेंज, कोई भी पुराने ज्ञान में जब वो नए ज्ञान को अर्जित कर रहा है तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि कुत्ता और बकरी में वो भेद नहीं कर पा रहा है, वो दोनों को
एक ही चीज़ समझकर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पर वो जान पा रहा है, उनके बोलने के अंदाज से, उनके भौंकने के और मिमियाने के अंदाज से वो जान पा रहा है कि कोई भी 4 पैर का जानवर, जिसके 4 पैर हैं, काले रंग का है, पूँछ है, वो सिर्फ़ कुत्ता ही नहीं हो सकता है, वो बकरी या फिर अन्य जानवर हो सकता है। यहाँ पर वो चेंज कर पा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अब हम। अब यहाँ पर देखेंगे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा सूचनाओं का पैकेट होता है। मानसिक रूप से इस बात को निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी सूचना है, कोई भी नॉलेज है, कोई भी ज्ञान है जो बालक ले रहा है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, यानी कि उसको कैसे सीक्वेंस में हम व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी छोटी कार को भी अगर वो तोड़ देता है लेकिन फिर जोड़ता है, तो उसके उन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज ही जोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेयरिंग वो आगे लगा दे और शीशा पीछे लगा दे या पहिया कहीं और लगा दे, ऐसे नहीं करेगा वो। जैसे उनको निकालेगा वैसे ही उसको लगाएगा, यानी कि एक प्रकार का सीक्वेंस उसमें व्यवस्थित किया जाता है। जो भी सूचनाएं होती हैं वो क्या की जाती हैं, और उन सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि स्कीमा क्या होता है। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं नॉलेज के, जिनको व्यवस्थित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपलटावीपन, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस बिंदु पर वापस नहीं लौट पाते हैं, इसे अपलटावीपन कहते हैं। अपलटावीपन यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बालक है, उसे हम पूछ लें कि 6+4 कितना होता है, तो वो बता देगा 10 होता है। परंतु वहीं पर अगर पूछ लिया जाए 4+6 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, यानी कि उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है। वो चीज़ों को पलट कर नहीं देख पा रहा है, वो सीधा सीधा यानी कि वन वे में जा रहा है, वो चीज़ों को पलट नहीं पा रहा है। इस प्रकार का गुण बालकों के अंदर नहीं होता है। सजिन प्याजे कहते हैं, उसकी एक अवस्था होती है जिसको हम आगे देखेंगे। जीववाद क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, और जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है तो वह जीववाद कहलाता है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2-3 साल का, 4 साल का, मान लीजिए वो बच्चा खेल रहा है और अचानक से वो गिर जाता है, उसे दरवाजे से या फिर जमीन पर गिरने से उसे चोट लग जाती है, तो वो रोता है, अपनी मम्मा को बताता है कि मुझे उस दरवाजे ने या फिर मैं गिर गया तो मुझे धरती ने मारा, ऐसा वो अपनी मम्मा से बताता है। क्योंकि उस स्टेज में, उस उम्र में, एक उम्र होती है बालक की जिसको हम अभी आगे देखेंगे इनके अवस्थाओं में, जहाँ पर जो बालक होता है वो ये नहीं जानता है कि कोई चीज़ निर्जीव है, वो हर चीज़ को ह्यूमन बीइंग ही समझता है अपनी तरह, कि जैसे मुझे चोट लगती है तो सामने कोई भी वस्तु है उसको भी चोट लगती है, ऐसा वो मानता है। तो अपनी मम्मा से बताता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उस दरवाजे को मारती है या फिर उस धरती को मारती है और कहती है कि देखो मैंने बेटा इसे सजा दे दी, तुमको इसने मारा, मैंने इसको मारा। तो इस प्रकार बालक सजीव और निर्जीव की वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसे ही जीववाद कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने दी हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जो आजकल अब ये ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को जानना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाएं दी है तो वो कितनी है, वो 4 हैं। 4 कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। अगर हम इन अवस्थाओं की बात करें जो जीन पियाजे ने दी है, तो इसमें जो भी इन्होंने अवस्थाएं दी हैं, ये आपको क्रम में याद होनी चाहिए।
चारों अवस्थाएं आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो भी एज है बालक की, जैसे 0 से 2 वर्ष फर्स्ट स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर हम संवेदी पेशी अवस्था कहेंगे। दूसरे में 2 से 7 वर्ष है, तीसरे में 7 से 11 वर्ष है, और चौथे में 11 से 15 वर्ष है। तो आपको ये जो भी स्टेजेस दे रखी हैं चारों, उसके साथ ही साथ आपको ये ईयर भी याद होने चाहिए कि बालक की कौन सी स्टेज, कौन सी जो है अवस्था कौन सी स्टेज में आती है। तो चलिए एक एक करके हम सभी अवस्थाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में सबसे फर्स्ट हमारी होगी संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की है, जिसे हम गत्यात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हिंदी में तो बहुत सारे नाम हैं, परंतु इंग्लिश में इसका आप नाम याद रखेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की होती है, जन्म से 2 वर्ष की आयु की होती है। इसमें जो बालकों में है वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पाया जाता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व, यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसके स्थायित्व का गुण बालक में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई छोटा बालक है, आप उसकी दूध की बोतल, अगर आप मान लीजिए आप रोज उसको दूध भरकर किसी सोफे पर रख देते हैं, बालक वहीं से रोज उठाता है, तो उसको पता है उसकी दूध की बोतल कहाँ मिलेगी, सोफे पर मिलेगी। मान लीजिए एक दिन आप उस बोतल को उठा के कहीं और रख देते हैं, तो बालक सबसे पहले अपनी बोतल को सोफे पर ही जाके ढूंढेगा, यानी कि उसको पता है कि उसकी जो बोतल है दूध वाली, वो सोफे पर ही रखी है, तो वो वहीं पर जाकर ढूंढेगा और कहीं नहीं ढूंढेगा। ये वस्तु स्थायित्व का गुण है बालक के अंदर। मान लीजिए आप, कोई चाबी है घर की, आप कहीं रख देते हैं, बालक के सामने कहीं रख देते हैं, तो उस बच्चे, आपको नहीं याद है दूसरे दिन आपने चाबी कहाँ रखी, लेकिन उस बालक को से पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे, बेटा मैंने चाबी कहाँ रखी, तो वो आपको बता देगा कि आपने वहां पे रखी, यानी कि उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। वो अपनी चीजों को ढूंढ लेता है, जहां पर उसे रोज मिलती है वहीं पर। अपनी इंद्रियों से दुनिया की समझ को विकसित करता है, यानी कि हमारे पास कितनी इंद्रियां होती हैं, हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, हमारे आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा, जिसके माध्यम से हम जो है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से जो है चीज़ों को जान पाते हैं। उसी प्रकार जो बालक छोटे होते हैं, 0 से 2 वर्ष के अवस्था में होते हैं, तो वो बालक उस समय अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान का जो भी उनका ज्ञान होता है उसको अर्जित करते हैं, यानी कि चीज़ों को समझ पाते हैं, जानते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए इस अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यदि हम दूसरी अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की है। इसके जब 2 से 7 वर्ष की होती है, तो इसमें बालक के अंदर सिंबॉलिक थॉट्स, यानी कि वो प्रतीकों का प्रयोग करने में माहिर होता है। प्रतीकों के माध्यम से वो चीज़ों को जान पाता है। उसके अंदर प्रतीकों का बहुत ही ज्ञान होता है। जैसे कि कोई छोटे बालक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 7, जो जो नर्सरी केजी में बच्चे होते हैं, उनको क्ले से उनको क्ले के माध्यम से शेप बना बनाकर बच्चों को सिखाया जाता है, यानी कि उनको सिंबॉलिक ज्ञान बहुत आ जाता है उस उम्र में। वो चीज़ों को जान पाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सीख पाते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया भी कि लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि उनमें अपलटावीपन का गुण होता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अपलटावीपन का गुण या फिर इरिवर्सिबिलिटी का गुण बालक की जो ये गुण होता है बालक के अंदर किस अवस्था में होता है या फिर किस उम्र में होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर जो है सिंबॉलिक थॉट्स, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अपलटावेपन का गुण पाया जाता है, यानी कि चीज़ों को वो रिवर्स नहीं कर पा रहा है। इसी उम्र के अंदर सजीव और निर्जीव वस्तुओं की समझ नहीं होती है। इसी अवस्था के अंदर इसको आपको ध्यान में रखना है। ईगोसेंट्रिज्म,
यानी कि अहम केंद्रित का गुण इस उम्र में बालक के अंदर पाया जाता है, यानी कि इस स्टेज के अंदर बालक में यह इकोसेंट्रिज्म का गुण पाया जाता है। जैसे कि वो ये जानता है कि पूरी दुनिया का वो केंद्र है, यानी कि अगर वो दौड़ता है तो सूरज उसके साथ दौड़ता है, यदि वो चलता है तो चंद्रमा रात में उसके साथ चलता है, वो जो भी सोचता है वो सही है, वो सब वही अच्छा है, यानी कि इस तरीके की भावनाएं बालक के अंदर होती हैं। तो इकोसेंट्रिज्म का गुण सेकंड अवस्था में, यानी कि पूर्व संक्रात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 वर्ष के वर्ष में बालक के अंदर पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें वो सिर्फ एक ही अवस्था पर, उसकी एक ही विशेषता पर वो ध्यान दे पाता है, उसके अन्य गुणों के विषय में वो नहीं जान पाता है। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण किस अवस्था में? पूर्व संक्रात्मक अवस्था में। किस उम्र में? 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आपको ध्यान में रखना है। लैक ऑफ लॉजिक यानी कि तर्क शक्ति की कमी होती है, बालक तर्क नहीं कर पाता है इस उम्र में। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगली अवस्था पे हम। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसके अंतर्गत बालक लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है, यानी कि तर्क कर पाता है, सामने रखी वस्तुओं पर चिंतन कर पाता है, सामने कोई भी वस्तु रखी है तो उसको उस पर चिंतन कर पाता है, उसके बारे में एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि 4 डायरेक्शन में सोच पाता है। अचीव कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का भाव उसके अंदर आ जाता है, अगर किसी चीज के शेप और साइज में चेंज कर दो तो भी क्वालिटी सेम रहेगी, ऐसा वो जान पाता है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावीकरण या फिर उसके अंदर पलटावीपन का गुण आ जाता है, कौन सी अवस्था में? 7 से 11 वर्ष में। अपलटावीपन का जो गुण होता है बालक में जो है वो हमारी पिछली स्टेज में था, हमने देखा हमारी पूर्व संक्रात्मक अवस्था में था। और लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावीपन का गुण। पर यदि हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो उसके अंतर कौन सी अवस्था में आता है? मूर्त संक्रात्मक अवस्था में। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बालक से 5+3 पूछे तो वो बता लेगा 8 होता है, वहीं पर अगर उसको पलट के पूछा जाए कि 3+5 कितना होगा तो भी वो बता पाएगा कि 8 होता है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, वस्तुओं के एक विशेषता के अलावा अन्य जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में वो जान पाएगा और बता पाएगा। जैसे वस्तुओं को सजाना, बढ़ते घटते क्रम में, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रमबद्धता की योग्यता आदि के बारे में वो जान पाएगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। वहीं आगे हम चौथी अवस्था देखेंगे, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग यानी कि बालक अमूर्त चिंतन एवं तर्क वितर्क कर पाता है, कोई वस्तु सामने नहीं है तो भी उसके बारे में वो सोच पाएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनाओं का निर्माण कर पाता है, निगमनात्मक तर्क कर पाता है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क और नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था में होती है? उसके औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं ली है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन सभी पॉइंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीन प्याजे की, भाषा का विचार, यानी कि जीन प्याजे का कहना है कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। यानी कोई भी बालक है उसके अंदर सबसे पहले विचार आते हैं, यानी कि चीजों के बारे में वो सोचता है, तब उसको भाषा के रूप में प्रस्तुत कर पाता है। और निज वाक्य यानी कि इकोसेंट्रिज्म, जो ईगोसेंट्रिज्म है उसको, जैसे कि बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है उसे अर्थहीन मानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है क्योंकि लेवाइगोस्की के जो विचार हैं और
हमारे जीन पियाजे के जो विचार है कहीं न कहीं डिफरेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आज हमने जीन पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा। जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको अगर क्लास समझ में नहीं आई है तो आप इसको एक बार और देख लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके एक नोट्स बना लीजिए। आप उसको रोज़ रिवाइज़ करेंगे, आपको याद हो जाएँगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके टेट, सीटेट या फिर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।